क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत का नया डेटा किंग? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? ये बात सुनने और बोलने में ही अजीब सी लगती है, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने जो अपने सर्विस का ग्राफ गिराया है वो हम सब उसके जो है प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ बहुत बड़ी अड़चनें हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं हम मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेस और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये खबर तो आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो फिर से सुन लीजिए। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई ने अपना अच्छा खासा जो फीस वो लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10 से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% तक वृद्धि आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा होगा अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? तो इसके पीछे ये बात निकलकर सामने आ रही कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो ये कंपनियां लाइन लगाकर खड़ी थी और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने निवेश किया। अब बारी आ चुकी है उस निवेश की उगाही करने की, और ये सब कुछ कस्टमर्स को करना पड़ेगा। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है, ARPU इसे कहा जाता है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी कि एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। हमारा जो जियो है वो 181 रुपए कमाता है। बात करें एयरटेल की तो वो 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है। वीआई का थोड़ा कम है। तो दोस्तों, टारगेट रखा है एयरटेल ने कि जो 209 रुपए वो ले रहा है वो कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो 300 रुपए हो जाए। अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए, जियो कितना बढ़ाएगा और वीआई कितना बढ़ा सकता है। अब अपना दिमाग लगा लीजिए। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है। कंपनियां अब जो सर्विसेज दे रही हैं उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, कि नए मोबाइल यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है, सभी के पास ना कहें तो ज्यादातर लोगों के पास पहुंच चुका है। तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है, और उन्हें ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो वो अपने एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस नहीं कर पाएंगे। नया इंफ्रास्ट्रक्चर इनको डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा, इसमें पैसा लगेगा, लागत लगेगी। तो पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। पर ये जो हाइक हुई है प्राइसेस, बढ़ी है प्राइसेस, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए, और इसीलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया। क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात तो कह दी, लेकिन बीएसएनएल जहां का तहां ही नजर आ रहा है। अगर वो वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे सस्ता डेटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि बीएसएनएल की 4G भी अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है, यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज बीएसएनएल के पास में है, ये रूरल बैकग्राउंड इसके पास बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण के इलाके हैं, वहां पर बीएसएनएल ही चलता है। वहां पर एयरटेल, जियो नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो ऐसी स्थिति में अगर बीएसएनएल सिंसियरली चाहे, सीरियसली चाहे, तो बीएसएनएल इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है अगर भारत सरकार चाहे तो। अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाए जाए बीएसएनएल के अंदर, तो बीएसएनएल तुरंत अंबानीज को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा बीएसएनएल, आइए समझते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल सबसे पहली शुरू होने वाली टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से है भारत के अंदर बड़े पैमाने पे। सन 2000 में लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर को, और तब से लेकर के सन 2009 तक के बीएसएनएल का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनियां आनी शुरू हुई, उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देनी शुरू किए। कस्टमर्स के फोन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी उठाया करती थी ये प्राइवेट कंपनियां, जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थी, रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी, और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। तो इसीलिए पॉपुलर होने लगी सारी प्राइवेट कंपनीज। इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे, और जब इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर 2009 के बाद, तब उसके बाद में ये सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि बीएसएनएल अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते ही रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ता था। और अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां बीएसएनएल की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का ये लैग
पुअर कस्टमर सर्विसेज, यानी कि कंज्यूमर जो सर्विसेज दी जाती थी उसमें खराबी, और 4G को पूरी जगह अप्लाई ना कर पाना, ये सारी चीजें बताता है कि क्यों BSNL से लोग जो हैं छोड़ करके जा रहे हैं। हर साल मिलियंस एंड मिलियंस जो मोबाइल यूजर हैं वो BSNL से शिफ्ट होकर के एयरटेल, जियो या VI में जा रहे हैं, और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं वो अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो BSNL की बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच है, रीच है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां BSNL ही काम करता है ऐसे कई इलाके। अब BSNL ने प्लान किया है कि सन 2024 तक सभी तक वो 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वो 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होता है और इसमें खरा उतरता है BSNL, तो डेफिनेटली, क्योंकि प्राइसेस बहुत लो है BSNL की, तो डेफिनेटली लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, प्रॉपर स्पीड अगर नहीं दे पाया, 4G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में BSNL आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, इस महंगाई के दौर में लोग परेशान हैं और ऐसे में डेटा के चार्जेस बढ़ जाने से लोग सस्ते उपाय जरूर तलाशेंगे, और BSNL एक बहुत बढ़िया उपाय है। देखिए, यूं तो BSNL के ऊपर काफी सारे इल्जाम लगाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि जिस तरीके से BSNL को हैंडल किया गया, अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया गया होता तो आज ये प्रीमियर कंपनी होती, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी होती भारत की। लेकिन भारत सरकार ने इसे हैंडल करने में शायद उतनी स्ट्रिंजेंट एक्टिविटी नहीं दिखाई। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। डिलेड मॉडर्नाइजेशन, जब पूरी दुनिया 3G में जा चुकी थी तब भी BSNL 2G में चल रहा था, जब पूरी दुनिया 4G में चली गई तब भी BSNL 3G में जी रहा है। प्राइवेट प्लेयर एयरटेल, वोडाफोन, जियो ये जब आए तो रैपिडली इन्होंने एनहांस किया अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी सर्विसेज को, लेकिन BSNL ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, अपनी मूलभूत ढांचे में काम ही नहीं किया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा पैमाने पर हुआ BSNL के अंदर और इस वजह से नुकसान हुआ। वहीं कई बार सवाल उठाए गए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उनमें काफी डिले था। वो नीतियां जो BSNL को आगे बढ़ा सकती थी, उन नीतियों को पारित करने में, उन पे फैसले लेने में सरकारी जो एंटाइटी थी उसने सही से काम नहीं किया। काफी ज्यादा डिलेज आई, पॉलिसी की डिसीजंस में फैसले लेने में बहुत दिक्कत आई, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में काफी ज्यादा परेशानी आई और फंडिंग के लिए अप्रूवल जल्दी नहीं किया भारत सरकार ने, जिसके चलते BSNL डूबता चला गया। BSNL के पास खुद की ऑटोनॉमी भी नहीं थी, वो डिपेंडेंट था पूरी तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजन पे, जिसकी वजह से वो खुद से फैसले नहीं ले पाया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऑपरेशनल इनसफिशिएंसीज थी, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, जो लोग BSNL में काम करते थे, सरकारी नौकरी पर थे, अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती थी, लेकिन वो कितना काम कर रहे थे इसके ऊपर में कोई वो नहीं था। जबकि एयरटेल, जियो, VI ये सारी जो कंपनीज थी, इन्होंने प्राइवेट एम्प्लॉयज रखे, कम सैलरी रखी और वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया। इसकी वजह से BSNL जो था वो नॉन प्रोडक्टिव होता गया और बाकी प्राइवेट कंपनियां प्रोडक्टिव होती रही। लैक ऑफ मार्केटिंग एंड कस्टमर फोकस, BSNL ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे बिल्कुल काम नहीं किया या बेहद कम काम किया। कस्टमर सर्विस, इसके ऊपर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इन्होंने। अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्या BSNL के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां सारी प्राइवेट कंपनी ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लोगों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये दिक्कत है, तो ये लोग रोल बैक कर सकते हैं BSNL की तरफ अगर BSNL ने जो प्लान बना के रखा है उसको सही से इंप्लीमेंट किया। अब BSNL की रिवाइवल का, इसको फिर से जागृत करने का जो प्लान है उसमें क्या क्या शामिल है? 4G रोल आउट, यानी कि वो इनिशिएटिव जिससे पूरे भारत भर में कोई भी ऐसा इलाका ना बचे जहां BSNL मौजूद हो और 4G ना मिले। अगर ये करने में कामयाब हो गया BSNL तो BSNL हिट हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज की जो प्रॉमिस की, अगर वो पूरा कर दिया गया तो डेफिनेटली इससे BSNL उभर सकता है। VRS स्कीम्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, ताकि जो ज्यादा वर्कफोर्स है उसे कम किया जा सके। ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं छोटे से काम करने के लिए, तो इससे प्रोडक्टिविटी पूरे BSNL की जो है वो कमजोर पड़ रही है। तो एम्प्लॉयज को जो है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम देने से हो सकता है, चांसेस बढ़ सकते हैं कि BSNL के ऊपर जो लोड आ रहा है वो कम पड़े और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए उससे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन कर सकता है BSNL टेक्नोलॉजी पार्टनर से ताकि मॉडर्नाइज कर सके और अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड कर सके। अगर इन सारे पॉइंट्स पर BSNL ने सही तरीके से काम किया तो ये वो मौका है जब प्राइवेट कंपनीज पीछे छूट जाएंगी और BSNL आगे आ जाएगा। कम से कम रूरल भारत में तो ऐसा हो सकता है, और वहां हो गया तो फिर इसके प्रभाव से एक डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा, जो शहरी कई सारे जो मीडियम अर्निंग करने वाले लोग हैं, परिवार हैं, उन तक के भी BSNL की रीच पहुंच सकती है फिर से एक बार। क्या लगता है आपको दोस्तों? चांसेस बेहद कम है, लेकिन BSNL के पास में जो है मौका जरूर है। क्या लगता है आपको, क्या BSNL ऐसा कर पाएगा? और आपके इलाके में अगर आप BSNL इस्तेमाल करते हैं तो कैसी स्पीड देता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।